मेरी जब से शादी हुई थी मुझे रोजाना एक ही ख्वाब आ रहा था। आज 10 दिन गुजर गए थे मुझे ये ख्वाब देखते हुए। मुझे ख्वाब में यही कहा जाता था कि जल्दी से अपनी बीवी को उम्रा करवाने ले जाओ। मैं हैरान होता कि मुझे रोज एक ही ख्वाब क्यों आता है। मैंने ये ख्वाब अपनी अम्मी को सुनाया तो अम्मी ने कहा कि तुम इसी हफ्ते अपनी बीवी को उम्रा कराने ले जाओ। मैं बीवी को लेकर उम्रे पर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने जैसे ही बीवी का हाथ पकड़ा, उम्रा करने लगा तो मेरी बीवी नीचे गिरकर फौत हो गई। अचानक वहां बहुत से अरबी जमा हो गए और फैसला किया कि मेरी बीवी को यहीं दफनाया जाएगा। मैं हैरान था कि ये सब क्या मामला है। उन लोगों ने जैसे ही मेरी बीवी की कब्र खोदी तो सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम अहमद है। मेरे मोहल्ले में एक नई फैमिली रहने के लिए आई थी कुछ दिन पहले, जिसके चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। लेकिन मैंने उस फैमिली के किसी एक फर्द को भी अब तक नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपने कामों में बहुत ही मसरूफ होता था। मुझे हाल ही में प्राइवेट जॉब मिली थी और मैं सारा दिन उस नौकरी पर होता था। लेकिन मेरे यार दोस्त जो इस मोहल्ले में रहते थे बार बार इस फैमिली का जिक्र करते थे, लेकिन मैं इस फैमिली से नहीं मिला था, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि उनके घर में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें हैं। और औरतों से कैसे हम मिल सकते थे। लेकिन ये औरतें तो घर में बिल्कुल बंद होकर रहती थीं और किसी को नजर नहीं आती थीं, और सबको यही तजस्सुस था कि ये फैमिली कैसी थी। बस इतना पता चला था कि इस घर में 3 लड़कियां अपनी माँ समेत समेत रहने के लिए आई हैं। लेकिन इन 3 लड़कियों को अब तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि सौदा सलफ के लिए सिर्फ उनकी माँ ही घर से बाहर निकलती थी। कुछ ही अरसे में सब मोहल्ले वालों को अंदाजा हो गया था कि ये फैमिली भी शायद बहुत ही पर्देदार फैमिली है, इसी वजह से बाहर नहीं निकलती है, किसी के घर भी नहीं जाती। फिर मोहल्ले की औरतों ने ये फैसला किया कि सब मिलकर इनके घर जाएंगे और रवाबत बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मोहल्ले का असूल था। उन औरतों में मेरी वालदा भी शामिल थी। वो भी सारी औरतों के साथ मिलकर उनके घर चली गई। अम्मी वापस आई तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने बताया कि माँ बेटियां बहुत ही अच्छी और शरीफ हैं। मेरी माँ ने बताया कि ये फैमिली घर से बाहर नहीं निकलती है और इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जो औरत लड़कियों की माँ है उसका शोहर फौत हो गया है। उसकी वजह से तो उन्हें पुराना मोहल्ला छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वो मोहल्ला अच्छा नहीं था। फिर तो मेरी माँ ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, और जब भी अम्मा उनके घर से आती थी तारीफों के पुल बांध देती थी। जब देखो मेरी माँ उनके कसीदे पढ़ रही होती थी और कहती कि मैं तेरा रिश्ता इसी घर में तय करूंगी। मुझे मेरी माँ की सादगी पर बहुत हैरत होती थी और मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देता था। मैं उन्हें कहता था कि अम्मा आपको क्या पता आजकल शराफत और पर्दे के नाम पर क्या खेल खेले जा रहे हैं। ये सिर्फ हम मर्दों को पता है। हमने जमाना देखा है और हमें पता है कि जो जितना पर्दे में है वो उतना ही इससे आगे। कि मैं कुछ बोलता मेरी माँ ने मुझे चुप करवा दिया, क्योंकि मैं जानता था मेरी वालदा कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी। उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, बल्कि वो घर ही रहती थी। पुरानी औरतों की तरह उन्हें हर कोई अच्छा ही लगता था। मैं एक मर्द था और मैंने पूरी दुनिया देखी थी। मैं सब जानता था। आए रोज अपने दोस्तों से बहुत से किस्से भी सुन रखे थे, ऐसी शरीफ जातियों के जो किसी अमीर को फांसने के चक्कर में रहती हैं। मैं आज गली से गुजर रहा था कि मुझे उस घर से एक औरत निकलती दिखाई दी। मेरी नजरें बेअख्तियार उस जानिब उठी थी। मैं लोगों से इतनी तारीफ सुन चुका था कि मुझे भी काफी तजस्सुस था उनके बारे में जानने का। मैंने गैर इरादतन उस औरत का पीछा किया। वो उन लड़कियों की माँ थी जो खुद को मुकम्मल छुपाए कहीं जा रही थी। वो सौदा लेकर निगाहें नीचे किए घर चली गई, बगैर किसी की जानिब देखे। मैं गली की नुक्कड़ पर खड़ा था। ये देखकर जरा मुतासिर हुआ था कि वो औरत बगैर किसी को बुलाए घर चली गई थी। रोजाना मेरे मोहल्ले की औरतें लाजमी गली में रुकती थीं और एक दूसरे से सलाम दुआ लेती थीं। और जो हम आंखों से देखते हैं वो ही सच नहीं होता। वो इतनी भी शरीफ नहीं है जितनी नजर आ रही है। फिर मैं घर चला आया। मेरी माँ बड़ी खुश बैठी थी। मैं समझ गया कि मेरी माँ अभी उन्हीं के घर से आई है, इसलिए बगैर उनसे लड़कियों के कसीदे सुनता मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उस वक्त दिमाग उलझा पड़ा था। मेरी माँ भी मेरे पीछे ही आ गई। मेरी माँ ने मुझे पानी दिया और इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन उनकी बात जो वो कहना चाह रही थी मैं वो सुनना चाहता था। इसीलिए पूछा
कि माँ जो बात आपने करनी है वो कर दें। फिर आखिरकार मेरी माँ ने वो बात कर ही दी जो करने वो इधर आई थी। मुझे आज फिर माँ की बात पर गुस्सा आ गया था। मेरी माँ ने जो कहा था वो मैं कभी कबूल ना करता। मेरी माँ ने मुझे समझाया और बड़े प्यार से मुझे अपने पास बिठाया। मेरी माँ का कहना था कि मैं शादी कर लूं। ये बात तो मेरी समझ में आती थी क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और मेरी माँ खुशियां देखना चाहती थी। मेरी माँ बच्चों को खिलाना चाहती थी। लेकिन आज मेरी माँ ने कहा कि मेरी शादी उसी घर की एक लड़की से होगी। इतनी जल्दी मेरी माँ ने उन लड़कियों पर कैसे यकीन कर लिया था? मेरा शक मजीद गहरा हो रहा था कि यकीनन कुछ तो पुरइसरार सी बात है। उन लड़कियों को जो भी देखता या उनसे मिलता है उनका दीवाना हो जाता है, वरना चंद दिनों में मेरी माँ उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने का ना सोचती। मैं माँ को इनकार कर देता था। मैं जानता था मेरे इनकार पर माँ गुस्सा हो गई। मेरी माँ का दिल बहुत दुखा था। तभी चुपचाप कमरे से चली गई। मैं बेचैनी से कमरे में टहलता रहा था क्योंकि मुझे मेरी माँ बहुत अजीज थी। उनकी हर बात सर आंखों पर थी। लेकिन अब की बार मामला और था। मुझे डर था कि वो मकार लड़कियां मेरी माँ को धोखा ना दे रही हों। मेरी माँ तो एक सादी सी खातून थी जिसे कुछ पता ना था आजकल की दुनिया की चालों का। इसलिए मैं अपनी माँ की तरफ से परेशान रहता था। रात को खाने पर भी माँ ने मुझसे कोई गुफ्तगू ना की, मतलब वो मुझसे नाराज हो गई थी। मैंने कहा कि आप मेरी शादी कर दें, लेकिन उन लड़कियों से नहीं। और वो ना जाने कैसी जिद लगाए बैठी थी कि मेरी शादी करनी है तो उधर ही करनी है। फिर क्या था, मुझे हार मानना पड़ी और मैंने अपनी रजामंदी दे दी। मेरी माँ मेरा माथा चूमे खुशी से उनके घर गई और उनसे शादी की तारीख पक्की कर ली। शादी की तैयारियां अरूज पर चल रही थी। मैं जितना खुद का ध्यान उस घर से हटाना चाहता उतना ही मेरा जहन उधर खींचा चला जाता था। यकीनन वो लड़कियां अच्छी ना थीं, तभी उनकी वालदा अपने सर से उतार रही थी। ऐसे बहुत से वाकयात देख चुका था मैं। मेरे दिमाग की रगें फट रही थी। बाकी सब मर्दों की तरह मैं भी नेक फरमाबरदार बीवी चाहता था, लेकिन मुझे ये लड़कियां सही नहीं लग रही थी। मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था कि अभी वक्त है, ये शादी ना करूं। दिमाग में उनके बारे में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे जिन्हें मैं झटक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आन पहुंचा जब उनके घर की लड़की मेरी बीवी बनी बैठी थी। ऐसी लड़की जिसे मैंने देखा तक ना था और मेरी माँ की जिद पर वो लड़की मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी जिससे लड़ते मैं अंदर आया। वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह खामोश बैठी थी। वो जितनी खूबसूरत थी, मैं हैरान था। मैं उस इंतजार में था कि वो कोई फरमाइश करेगी और अब भी उसकी औकात सामने आ जाएगी कि वो भी एक लालची लड़की है। और मैं हैरान हो गया क्योंकि उसने बजाय कोई ऊंची फरमाइश करने के या फिर हनीमून पर जाने की बजाय उसने जो एक फरमाइश की, एक पल को तो मैं भी साकित हो गया था। वो लड़की वाकई नेक थी या फिर ये सिर्फ नाटक कर रही थी? मेरी बीवी उम्रे पर जाना चाहती थी। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसकी बात को टाल मटोल कर दिया कि ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, वो कर लूं, फिर तुम्हें उम्रे पर ले जाऊंगा। वो बहुत धीमे मिजाज की थी। मेरे दिल में अभी भी शक था। मेरी बीवी ने 2-3 दिनों में घर का सारा काम संभाल लिया था। मेरे दिमाग में शक की गिरें मजबूत हो रही थी। यकीनन ये लड़की मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है, तभी इतनी मीठी बन रही है। मैं जब काम से वापस आता तो वो बन सवर कर मेरा इंतजार कर रही होती। वो मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। वो काफी नेक थी या दिखावा कर रही थी। रात को वो नमाज पढ़कर सोती थी और फिर तो हज्जत के वक्त उठ जाती थी। लेकिन जाने क्यों मैं उस पर एतबार नहीं कर पा रहा था। आखिर असलियत क्या है? एक रात मैं पानी पीने उठा तो देखा मेरी बीवी बालकनी में खड़ी किसी से बातें कर रही थी। मैंने अपनी चप्पल पहनी और सुनना चाहा कि आखिर मेरी बीवी किससे बात कर रही है, और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं उस तक गया। मेरी बीवी का रंग फक हो गया। उसने फौरन कॉल काट दी। मैंने उससे पूछा कि रात के इस पहर तुम किससे बात कर रही हो, लेकिन वो बड़बड़ा गई और कहा कि अम्मा का फोन था। मैंने मशकूक निगाहों से उसे देखा कि रात को माँ से फोन पर कौन बात करता है, लेकिन वो माथे से पसीना साफ करती कमरे में चली गई। अगली सुबह वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरा शक मजीद गहरा होता जा रहा था।
2 दिन मजीद गुजरे कि जब मैं अपने काम से घर आया था, मेरी बीवी कान से फोन लगाए बरामदे में टहल रही थी। घर में उस वक्त कोई ना था, अम्मी और बाकी सब बाजार गए थे, इसलिए मेरी बीवी घर में अकेली थी। घर को लॉक लगा था, लेकिन मेरे पास डुप्लीकेट थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया। मेरी बीवी किसी से कह रही थी कि वो मिलने आएगी। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मतलब वो लड़की वाकई ही किसी से बातें करती है और एक पाकबाज औरत का ढोंग कर रही है। मैंने उसकी कलाई पकड़कर सख्ती से पूछा किससे बात कर रही थी, और वो खौफ से सफेद पड़ती बौखला गई। घबराहट से उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और टूट गया। मैंने एक नजर टूटे फोन को देखते ही उससे पूछा कि तुम फोन पर किससे बातें करती हो, और वो रोने लगी और कस्में उठाने लगी कि अम्मा से बात कर रही थी। मुझे उस पर रत्ती बराबर यकीन नहीं था। घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए इस बात को मैंने दबा दिया। अब मेरी बीवी मुझसे डरी डरी ही रहती थी। अब उसके पास फोन भी नहीं था। मुझे अपनी बीवी को देखते ही गुस्सा आने लगता था, क्योंकि वो किसी से बातें करती थी। ये बात तो मेरे जहन से चिपक ही गई थी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। जब से मेरी बीवी ने उम्रे पर जाने की ख्वाहिश की थी, उसी रोज से मुझे एक ख्वाब आ रहा था, जिसमें मुझे एक आवाज आती और कहा जाता कि जल्दी से अपनी बीवी को उम्रा करवाने ले जाओ। उस ख्वाब को देखते हुए आज मुझे 10 दिन गुजर गए थे। मैं हैरान था कि ये क्या मामला है। आखिर तंग आकर एक रोज मैंने अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी को लेकर उम्रे पर चला जाऊं। मैंने उनकी बात पर हामी भरी और मैंने उम्रे के लिए 2 टिकट लिए, और अपनी बीवी की ख्वाहिश पर मैं उसे उम्रे पर ले जा रहा था। और मेरे अंदर बेजारी थी, अजीब सी बेचैनी थी कि दिल घट रहा था। हम दोनों उम्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो मेरी बीवी शिद्दत से रो रही थी। मुझे लगा कि शायद उस लड़की ने माजी में कोई गुनाह किया होगा जिस पर शर्मिंदा है। मैं वहाँ भी इस तरह की कैफियत में रहता था, क्योंकि मेरी बीवी ने वहाँ जाकर बहुत रोना शुरू कर दिया था और बार बार अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगती थी। फिर अचानक मेरी बीवी को कुछ हुआ था और चलते हुए अचानक नीचे गिर गई और तड़पने लगी। उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। मैं उसके करीब खड़ा था। उसकी हालत मुर्दा हो गई थी। डरते डरते मैंने उसकी नब्ज चेक की, जो बंद थी। मेरी आंखें पथरा गईं। मेरी बीवी वफात पा चुकी थी। मैं उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वो मर चुकी थी। मेरे लिए ये एक बड़ा धचका था, क्योंकि मैं घर वालों को क्या जवाब देता। मेरी बीवी तो मर गई थी। कुछ अरबी इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहां पर जनाजे का इंतजाम किया। मैं सोगवार सा खड़ा था। मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी या नहीं, मैं तो इसी उलझन में उलझ कर रह गया था। मेरी बीवी की कब्र खोदी गई, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखकर मेरी चीखें निकल पड़ी। वहां मौजूद हर शख्स खौफ से कांप गया था। मेरा दिल बंद होने लगा था। मेरे समेत वहां जितने भी लोग थे खौफ से बेहोश हो गए, क्योंकि हमने जो देखा था वो कुछ आम नहीं था, बल्कि रूह को लर्जा देने वाला मंजर था। और जब मैं होश में आया तो वो ही सब याद करते ही खौफ से दोबारा कांप गया। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया, लेकिन मेरे पास एक गहरा राज था, ऐसा राज कि जो सुनता उसका दिल दहल जाता। मेरे साथ एक ऐसा वजूद भी था जो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ खौफ का बाइस बन रहा था। मेरी माँ मेरी हालत पर परेशान हो गई थी, क्योंकि घर पहुंचते ही मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। मैं रात को जब कमरे में आया तो मेरी बीवी बेड पर बैठी थी। मैंने उससे पानी लाने का कहा और खुद बेड पर बैठ गया। तभी मुझे किसी का फोन आया, और फोन पर मुझे जो बताया गया था वो भी एक परेशान कुन मामला था। मेरी बीवी बड़ी चुप चुप थी। इस वाकये के बाद एक खला था जो हमारे दरमियान आ गया था। मेरी बीवी गुमसुम रहती थी, जैसे कोई गुनाह कर लिया हो। वो बहुत रोई भी थी, और मैं उसे दिलासे के चंद बोल भी नहीं कह पाता था। मैंने अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता लगवाया कि उसका माजी कैसे गुजरा था। ये महज शरीफ ही नहीं, बल्कि बहुत नेक खातून थी। जिस मोहल्ले से ये सब रह कर आए थे, सबने इनकी तारीफें की थी, और वाकई वो एक नेक खातून थी। लेकिन एक किस्सा मैं भूल नहीं पाता था, जो माजी में मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पर्दे वाली औरतों से नफरत हो गई थी। माजी की एक रात जब मैं अपने काम से आ रहा था तो एक लड़की बुर्का पहने गली की नुक्कड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैंने इंसानियत के नाते उससे पूछ लिया कि तुम्हें कोई मसला है
या कोई परेशानी है? उसने कहा कि रात हो गई है और मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, इसलिए सोचा कि एक औरत साथ है, अकेली कहाँ जाएगी, इसलिए उसकी मदद की और उसे छोड़ने के लिए चढ़ पड़ा। उसने मुझे अपना एड्रेस बताया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वो तो बाजारे हुस्न है। वो लड़की उधर रहती थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़े उसे देखा, जो सर से लेकर पैर तक छुपी हुई थी, और उसका ठिकाना ये था। फिर वो लड़की मेरा शुक्रिया अदा करते हुए चली गई थी, लेकिन मुझे बड़े सदमे में छोड़ गई थी। वो दिन गुजरा था कि मेरा यकीन हर पर्देदार लड़की से उठ गया था। मुझे हर छुपी हुई लड़की में वही लड़की नजर आती थी। आज भी मैं माजी को याद करके खामोश बैठा था। नीचे से अम्मी की आवाज आई, जो खाने पर बुला रही थी। मैंने अपनी बीवी को देखा, जो नजरें झुकाए नीचे चली गई। खाना खाने के दौरान मेरी माँ ने मुझसे वजह पूछी कि जब से सऊदी अरब से आया हूँ मैं क्यों इतना चुप चुप हूँ, पर मैं क्या बताता कि वहाँ पर क्या हुआ है। मेरी बीवी ने जख्मी निगाहों से मुझे देखा। मैंने अपने होंठ कुचलते ही खुद की हालत पर काबू पाया। मैंने अपनी माँ को अभी कुछ नहीं बताया था। खाना खाते ही मैं ऊपर चला गया। मेरी बीवी काम करके मेरे पास आई और मुझे सिर्फ इतना कहा था कि वो कभी मेरी इज्जत को रुस्वा नहीं करेगी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मेरी बीवी को उसके पुराने मोहल्ले वालों ने बताया था कि मैं वहाँ तफ्तीश करने गया था। मैंने उससे कहा कि मैं बस डरा हुआ था, और फिर वो वाकई जो सऊदी अरब में हुआ था, उसके बाद मुझे ये सब करना पड़ा। वो मुस्कुराकर मेरे लिए चाय ले आई और मुझे कुछ ना कहा। मेरी बीवी सच में रात को अपनी माँ से बात करती थी। मैंने सारी तस्दीक कर ली थी। जब मैं सो जाता था उस वक्त कोई काम नहीं करना होता था, इसलिए वो आराम से अपनी माँ से बात करती थी। शादी वाले दिन ही मेरी माँ ने उसे मेरी तबीयत के बारे में बता दिया था। मुझे पर्दे वाली औरतें ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, इसी वजह से मेरी बीवी हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी ताकि मैं उससे बदगुमान ना हो जाऊं। मैं बहुत हैरत में था कि वो लड़की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मेरी नाराजगी की वजह से इतना ख्याल रखती हो। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि तुम अम्मी को सारी बात बता दो ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो अक्सर मेरी वजह से परेशान रहने लगी थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही अम्मा को सब बता दूंगा कि आखिर माजरा क्या है। इसीलिए सुबह होते ही मैं अपनी माँ के कमरे में गया, जो नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते ही वो मेरे तक आई और मुझसे इतनी सुबह सुबह आने की वजह पूछी। फिर मैंने अपनी माँ को सब बताया कि जब वहाँ पर मेरी बीवी मर गई थी तो डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने उसे मरा हुआ तस्लीम कर दिया था, लेकिन जब हमने उसकी कब्र खोदी तो क्या देखते हैं कि मेरी बीवी जो मर चुकी थी वो जिंदा हो गई थी, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक थी। सही सलामत अपनी मुर्दा बीवी को जिंदा होते देखकर मैं बेहोश हो गया। असल में वो मरी नहीं थी, वो कोमे में चली गई थी। लेकिन अक्सर कोमे वालों की ऐसी हालत हो जाती है कि कई बार उनको डॉक्टर मुर्दा तस्वुर करके वारसों के हवाले कर देते हैं। अब तक दुनिया में कोमा के मरीजों के ऐसे बहुत से केसेस नजर आए हैं। फिर जब मुझे होश आया तो मेरी बीवी करीब ही बैठी थी। मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, लेकिन वो बेचारी क्या कहती। वो खामोशी से मेरे साथ वापस आ गई थी। मैं उसे अपने साथ लेकर घर आ गया था। उस रात जब फोन आया तो वो डॉक्टर था। उसने बताया कि मरीज को कभी कभी झटके लगते हैं कोमा के, इसी वजह से मरीज की हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो मुर्दा हो। लेकिन कोमा में कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरी बीवी भी उन्हीं मरीजों में थी जो कोमा में गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मरा हुआ कह दिया। जब उसे दफन करने लगे तो वो उठकर खड़ी हुई, यानी वो ठीक हो गई थी। और ये डरावना मंजर था, इसलिए मैं इतने दिनों से खौफजदा और चुप चुप था। मेरी बीवी भी अब अम्मी के कमरे में आ चुकी थी, सब कुछ सुन रही थी। मेरी अम्मी सारी बात सुनकर काफी परेशान हो गईं, क्योंकि उन्हें अपनी बहू से मोहब्बत थी। मैं भी जानता था कि मेरी माँ मेरी बीवी से प्यार करती हैं। मेरी माँ ने उसे गले लगाया और प्यार दिया। मैं अपनी बातों पर शर्मिंदा था, लेकिन एक बात थी जो मुझे अंदर से खाई जा रही थी कि वो ख्वाब मुझे रोज क्यों आता था। जब मैंने इस बात का माँ से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे प्यार करते हुए कहा, जब इंसान एक चीज को अपने जहन पर सवार कर लेता है तो वही चीज हमारे ख्वाब में आने लगती है। इंसानी नफ्सियात कुछ ऐसी ही है, और ये बात बिल्कुल सच थी। मैंने बीवी की उम्र पर जाने वाली ख्वाहिश को अपने जहन पर सवार कर लिया था। हर वक्त उसी के बारे में सोचता था
और ये सब इसी का नतीजा था। मेरी बीवी एक नेक खातून थी और मैं बिला वजह में शक करता था। हर पर्देदार खातून बुरी भी नहीं होती। आज मैं अपनी किस्मत पर रश करता था कि मेरी किस्मत में एक नेक परहेजगार लड़की थी। तमाम बदगुमानियों के बादल छट चुके थे। अब मुझे मेरी बीवी पर बहुत भरोसा था। कभी कभी हम एक वाक्य को लेकर जिंदगी गुजार देते हैं और हर किसी पर शक करते हैं। मैंने एक पर्देदार औरत को गलत काम करते हुए देखा था और फिर दुनिया की तमाम पर्देदार औरतें मेरे लिए मशकूक हो गई थीं। औरतों के बारे में तो मैंने ये राय कायम कर ली थी, लेकिन मर्दों के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा था। हालांकि मुझे अपना तराजू बराबर करना चाहिए था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ एक वाक्य की वजह से कभी भी हर औरत को बुरा नहीं कहूँगा। मुझे अपने अल्फाज पर और अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। मैंने अपनी बीवी का बहुत दिल दुखाया था। जब उसे मालूम हुआ कि मैं पुराने मोहल्ले भी पहुंच गया था उसके किरदार की गवाही तलब करने के लिए और वहां मुंह की खाकर आ गया था। यकीनन मेरी हरकत ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। उसके बाद मैंने बार बार उससे अपने किए की माफी मांगी और मेरी बीवी ने मुझे माफ कर दिया था।